हमने एक वेबसाइट खोली है और हम यही देख रहे थे कि वेबसाइट के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। ठीक है, सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन की कर ली हैं। अब हम फोकस करने जा रहे हैं इमेजेस को। एक वेबसाइट में कोई सी भी वेबसाइट हो, किसी की भी वेबसाइट हो, किसी एक वेबसाइट में बहुत सारे इमेजेस होते हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि प्योरली इमेजेस वाली ही होती हैं, सिर्फ मतलब उनमें होते ही सिर्फ ही इमेजेस हैं। जैसे कोई सेलिंग की वेबसाइट होती है, ख़ासतौर पर ई कॉमर्स वाली वेबसाइट होगी, वो तो तस्वीरें दिखाकर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, कंटेंट बहुत थोड़ा होता है। हम रिकमेंड करते हैं कि कंटेंट भी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन को भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी वेबसाइट जो कि सिर्फ इमेजेस पर ही मुश्तमिल होंगी तो उन्हें हम कैसे रैंक करेंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कि हम इमेजेस को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे इसके अंदर? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो एक वेबसाइट है इसके अंदर जो हमें इमेजेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हमने कुछ चेंजेस करनी होंगी तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले उसका टैग, कि भाई ये वाला काम, जैसे हमने कहा हेडिंग स्टाइल, तो हमने H1 से H6 के टैग्स देखे। जब हमने कहा पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग करना है, बोल्ड करना है, तो हमने बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का टैग देखा। जब हमने कहा भाई वेबसाइट का जो टाइटल है, तो फिर हमने टाइटल का टैग देखा। टाइटल के साथ जो छोटा सा आइकन आता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसे कैसे मैनेज करना है, तो हमने लिंक का टैग देखा। इसी तरह अब ये वेबसाइट में बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। सो अब हमने ये देखना है कि इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले तो इमेज का HTML टैग पता होना चाहिए, कि इमेजेस लगाने के लिए HTML टैग कौन सा होता है। कोई सी भी वेबसाइट होगी उसके अंदर यही बैक एंड के ऊपर HTML का टैग ही चल रहा होगा। वर्डप्रेस भी होगी, उसकी भी जो कोडिंग हुई होगी वो HTML के टैग से ही हुई होगी, जो कोडिंग होगी वो भी इसी से ही हुई होगी। ठीक है, अब हम जरा पहले ये समझ लेते हैं कि इसके लिए टैग कौन सा है। इसके लिए टैग है जी हमारे पास H1 को, यहाँ पर आ जाते हैं, ये पैराग्राफ हमने एंड किया हुआ है। कौन सा टैग है? IMG। ठीक है, इसके लिए जो टैग है वो है IMG। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वेबसाइट में एक से ज़्यादा IMG टैग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि तस्वीरें इतनी सारी हैं। हर तस्वीर जो है वो IMG के टैग से लगी हुई है। अभी हमने बात की है फेविकॉन की, मैंने की ना फेविकॉन की। फेविकॉन इज नॉट इमेज। फेविकॉन तो हम किसी इमेज को लिंक करके ला रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो इटसेल्फ कोई इमेज नहीं है। मगर वेबसाइट की बॉडी में हमें जो भी कंटेंट नजर आ रहा है वो सब क्या है, तस्वीर की शक्ल में, वो सब इमेजेस हैं, यानी उन सब के बैक पर इमेज का IMG का टैग लगा हुआ है। ठीक है, सो हम यहाँ पर आए थे, IMG को यूज किया हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि तस्वीर जब लगानी होगी तो IMG का टैग यूज करेंगे। अब इसके कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो जरा देखते हैं। पहला है जी इसका SRC। ठीक है, और फिर डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी इमेज आपका लगा होगा, प्रैक्टिस करने के लिए हम देखते हैं कि इसी फाइल में हम लोगों ने एक फेविकॉन लगाया था, मगर वो फेविकॉन लगाया था लिंक के तौर पर, मगर हमने अपने फोल्डर में तो तस्वीर रखी हुई है ना उसकी। तो हम एक काम करते हैं, अपने फोल्डर में आते हैं वापस। जी, कौन था जी हमारा फोल्डर? HTML के नाम से हमने कुछ बनाया था शायद, HTML 2025। ठीक है, ये हमारा फेविकॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये तस्वीर पड़ी हुई है। चलिए हम ये रहने देते हैं, किसी की पर्सनल फोटो है, इसको यूज़ करते हैं प्रैक्टिस के लिए। हम कोई और इमेज ले आते हैं जो मेरे पास पहले से पड़ा हो। ठीक है, बहुत सारी इमेजेस हो गई, ये ले लेते हैं। इसको मैं वापस उसी फोल्डर में ले लेता हूँ। मैं चाहता तो उसको भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने कहा वो किसी की पर्सनल डिटेल है सारी, तो वो नहीं करते। अभी एक तस्वीर ले आया हूँ मैं। सबसे पहले मैंने इस पर माउस रखा तो वो बता रहा है कि इसकी टाइप क्या है, JPG है। फिर क्या बता रहा है, इसका साइज क्या है, 2048 बाई 2048। इसका मतलब क्या हुआ कि किस साइज में बनी हुई है, स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर शेप में ये इमेज डिजाइन हुआ हुआ है।
हमने पढ़ा था सोशल मीडिया में कि भाई स्केयर इमेजेस लगाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्केयर बना हुआ है, ये सोशल मीडिया का इमेज है कोई जो मेरे पास पड़ा हुआ था। ओके, इसका नाम क्या रखा हुआ है हमने, CYD कार्स डैश न्यू। आमतौर पर जब हम फाइलों के नाम रखते हैं तो बड़े लंबे नाम रख लेते हैं ताकि हमें पर्पजली पता लग जाए कि फाइल क्या है, और नामों के बीच में स्पेस होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन के साथ इमेज नेम ऑप्टिमाइजेशन को भी अंडरस्टैंड कर लें। इमेज नेम ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि आपके जो इमेजेस हैं उनके नाम कीवर्ड्स पे होने चाहिए, उनके नाम आपकी उस प्रोडक्ट पे होने चाहिए जिस प्रोडक्ट पे आप उसे रैंक करवाना चाहते हो। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये हमारे पास गाड़ी है तो मैं इसकी बिल्कुल उस गाड़ी का नाम, उस गाड़ी का मॉडल लिखूंगा, और साथ में अगर मैं इसको शॉप का कोई कीवर्ड देना चाह रहा हूँ तो वो भी इस्तेमाल करूंगा। और फिर इसके नाम के बीच में कहीं स्पेस यूज नहीं करेंगे। स्पेसिस जो होती हैं वो फाइल के नाम के दरमियान में इलीगल कैरेक्टर होती हैं। जब हमारे पास कोई वेबसाइट आती है, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, यही वाली चीज़ों को हम करेक्ट कर रहे होते हैं। उनके इमेजेस को डाउनलोड करते हैं, उनके नामों को ठीक करते हैं, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबे लंबे नाम है उन्हें छोटा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर उनके नामों के बीच में स्पेस है तो उन स्पेसिस को रिमूव करके बीच में क्या यूज़ करते हैं, हाइफन डैश के साथ नाम रखते हैं। यानी अगर आपको 4 स्पेसिस चाहिए तो आपको 4 टाइम्स बीच में हाइफन को यूज़ करना है हर स्पेस की जगह पर, स्पेस यूज़ नहीं करनी फाइल नेम के दरमियान में। उसकी वजह यह है कि स्पेस बार एक कैरेक्टर है और इनविजिबल कैरेक्टर है, सो इससे क्राउलर कंफ्यूज होता है। सो गूगल हमें ये कहता है कि आपकी फाइल के नाम के दरमियान में स्पेस की जगह पर हाइफन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये आ गई इमेज हमारे पास, इसका नाम फिलहाल क्या रखा हुआ है जी हमने, CYD कार्स डॉट न्यू डैश न्यू। अब हम इधर आ जाते हैं वापस, ये SRC में आ गया हूं मैं, इसी फोल्डर में कॉपी किया। सो मैं लिखता हूं CYD कार्स डैश न्यू, ये तो हो गया फाइल का नाम। जहां पर फाइल स्टोर है वहां पर फाइल एक्सटेंशंस रखने की टेक केयर मुझे नहीं करनी, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही रखता है, ऐसे ही है ना। लेकिन जब हम कोडिंग में आएंगे तो यहां पर आपको फाइल एक्सटेंशंस की टेक केयर मैनुअली तौर पर खुद करनी है कि भाई इस फाइल की एक्सटेंशन क्या है। वहां पर हमने इसकी केयर नहीं की, मैंने तो माउस रख के देखा सिर्फ कि कौन सी है, और अगर मैं उस फाइल का नाम रीनेम करूंगा या उसे कॉपी करूंगा तो फिर भी मैं उसकी एक्सटेंशन टाइप नहीं करूंगा, सिर्फ फाइल को कॉपी कर लूंगा, ठीक है। राइट क्लिक करके कॉपी, अगली जगह पर पेस्ट। लेकिन जब हम यहां पर उसका नाम टाइप करेंगे तो यहां पर हम उसकी एक्सटेंशन भी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हमें पता नहीं क्या थी एक्सटेंशन, मैंने माउस रखा था ऊपर, जेपीजी आ रही थी ना। अभी हम देखेंगे कि हमें जेपीजी के इमेजेस को लेकर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, अलग से एक टॉपिक है अभी इसी के अंदर, उसको भी हम देखते हैं। तो हमने पहला एट्रीब्यूट यूज कर लिया। अच्छा, उसके बाद इसका एक और अगला एट्रीब्यूट है जो बहुत यूजफुल है, दैट इज आल्ट। आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसका कोई अल्टरनेट टेक्स्ट बताएं। देखिए गूगल का क्राउलर जो है, गूगल का क्राउलर टेक्स्ट की बेस पर आपकी वेबसाइट को क्राउल करता है, ना कि इमेजेस की बेस पर। यानी गूगल के लिए वीडियोस, गूगल क्राउलर के लिए वीडियोस की कोई वर्ड्स नहीं है, मतलब उसको नहीं पता कि व्हाट इज दिस। इमेजेस की भी उसको समझ में नहीं आ रही, उसे किस चीज की समझ में आ रही है, जो आपको रैंक करवा रहा है एक्चुअली वो आपको इस कोड को पढ़ के रैंक करवाता है। आपकी वेबसाइट का विजुअल वर्जन देख के रैंक नहीं करवाता, बल्कि इस कोड को रीड करके आपको रैंक करवाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज की क्वालिटी अगर बहुत अच्छी मैंने कर ली है तो मैं ये ना समझूं कि भाई क्योंकि मेरा इमेज दूसरों से ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छा है तो शायद वो रैंक हो जाएगा। नो, हमें गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम गूगल को कैसे पता लगेगा कि आपके इमेज की बेस पर मैंने किसको रैंक करना है, आपके इमेज के साथ मैंने क्या दिखाना है, ठीक है। गूगल को कैसे पता लगेगा, वो आर्ट से पता लगेगा। मैं कहता हूं भाई इस वक्त हमारा कीवर्ड था यूज्ड जापानीज कार्स इनकी। अच्छा, अब आप थोड़ी देर के लिए सोचे, अभी मैं डैशेस की बात कर रहा था ना, वो किसके लिए कर रहा था, फाइल नेम के लिए कर रहा था, ठीक है, मैसेज के लिए नहीं कर रहा था। सो मैंने यहां पर डैशेस यूज नहीं किया, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अभी सर ने बताया कि डैशेस यूज करने हैं और खुद यूज नहीं किए। यहां पर ये फाइल नेम नहीं है, ये फाइल नेम है, इसमें डैश आए हुए हैं, ये मैसेज है, मैसेज में आपने डैशेस यूज नहीं करने। आर्ट का मैसेज कितना बड़ा हो सकता है, आर्ट का मैसेज 120 कैरेक्टर्स का हो सकता है, आर्ट का मैसेज 120 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है आपका।
इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर मैं बता क्या रहा हूँ, सबको पता लग रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, कीवर्ड। इसका मतलब यहाँ पर एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स बताए जा सकते हैं, क्योंकि 120 कैरेक्टर्स में आप एक से ज्यादा कीवर्ड्स लिख सकते हैं, मगर पहले आपको जो कीवर्ड लिखना है वो वाला लिखना है जो आपका फोकस कीवर्ड हो या प्राइमरी कीवर्ड हो। सो हमने यहाँ पर पहले प्राइमरी लिख दिया। दूसरा मैं कह देता हूँ, वो लिखने का ये तरीका है, डैश लगाएं, हाइफन लगाएं या पाइप साइन लगाएं। फिर मैंने लिखा यूज्ड कार्स इन मोम्बासा। चलिए जी, मैंने उनके शहर का नाम लिख दिया साथ, ठीक है। सो अब हमने ये क्या किया, कीवर्ड यूज कर लिए। मैं और नीचे आ जाता हूं जरा जी। इमेज HTML का टैग है IMG, तस्वीरों के लिए। उसका पहला एट्रीब्यूट था SRC। भैया SRC बताएंगे नहीं तो इमेज आएगा कैसे। उसके बाद उसका अगला एट्रीब्यूट था रैंकिंग का, आल्ट। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट है, और वो क्या है, टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये मैं माउस रख रहा हूं यहां पर, क्रॉस पे माउस रखा मैंने, ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया नीचे, क्लोज। इसे हम विंडो में कहते होते हैं कि ये टिप है, टूल टिप है, ये ऐसे ही है ना कि टूल टिप नजर आ रही है। यहां पर जैसे ही हम अपने इमेज के ऊपर माउस रखेंगे तो ऐसे ही मैसेज हमें नजर आएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी इमेज का टाइटल क्या है। तो ये हमारे पास एक HTML का टैग है, तो हमें एक और जगह मिल गई है अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कीवर्ड होता है उसको हम यहां पर भी लिख लेते हैं। सो मैंने इसको यहां से पिक किया और यहां पर भी पेस्ट कर दिया। 3 एट्रीब्यूट्स हो गए, SRC, आल्ट और टाइटल। इसके बाद इसका एक और एट्रीब्यूट है, बल्कि 2 और हैं। एक है विड्थ और एक है हाइट। मैंने जगह भी फिलहाल खाली छोड़ी है। जब मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी तो वहां पर इसका साइज आ रहा था, क्या था, 2048। तो वैसे आमतौर पे हमारे ज़हन में बात तो ये होगी कि भाई अगर ये 2048 ही रखना है तो बताने की क्या जरूरत है, वो ऑलरेडी 2048 है। अगर मैं मेंशन नहीं करूंगा तो भी 2048 ही रहेगा ना। मगर ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। अगर आप नहीं बताएंगे तो क्राउलर को इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, पहले क्राउल करने के बाद उसे पता लगेगा कि आपके इमेज का साइज क्या है। लेकिन अगर आप यहां पर इसे मेंशन कर देंगे तो ये भी एसईओ का, ये टेक्निकल एसईओ का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने में, आपकी वेबसाइट को स्पीड अप करने में इसका बहुत ज्यादा रोल है। तो आप हमेशा विड्थ और हाइट, यानी जो भी इसके साइजेज हैं, हम ये नहीं कह रहे कि साइज क्या हो, हम कह रहे हैं जो भी साइज है ना अपने कोड में मेंशन कर दो। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि गूगल के क्राउलर को आपकी फाइल की सारी इंफॉर्मेशन क्राउल करने से पहले ही मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको क्राउल करने के लिए, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर टाइम वेस्ट नहीं होगा इसका मतलब है हमारी वेबसाइट का लोड टाइम, ठीक है ना, कम हो जाएगा। जब हमारी वेबसाइट का लोड टाइम कम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वेबसाइट स्पीडी वेबसाइट में कंसीडर होगी। और ये भी एसईओ का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट स्लो है कि ज्यादा तेज चलती है। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एग्जैक्टली वही लिखूंगा जो वहां लिखा हुआ है। देखें, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। और ये मुझे पता कैसे लगा, मैंने माउस रखा था उसके ऊपर तो मुझे पता लग गया इमेज का साइज क्या है। हमने काफी सारे इसके एट्रीब्यूट्स देख लिए, ऐसे ही है। अब जरा देखते हैं इसमें कोई इशू नहीं होगा तो ये चलेगी। ये फाइल का क्या नाम है जी, फर्स्ट। इसको सेव करें और इसको रन करें जी। आ गई तस्वीर, जो भी इसका साइज है। फिलहाल हमें इस चीज से, ये इतना बड़ा क्यों आ गया, ठीक है ना, इसका साइज छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये जहां जिस साइज की थी मैंने उसी साइज की कर ली है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इधर इधर वापस। डायमेंशन में फर्क नहीं डाल रहा मैं, पिक्सेल्स में फर्क डाल रहा हूं। क्या ख्याल है, 2048 और 800 पिक्सेल्स, जल्दी वेबसाइट लोड हो जाएगी ना हमारी। चलो अब जरा इसको रिफ्रेश करें, छोटी होगी ना तस्वीर, पहले से कंपैरेटिवली छोटी हो गई है। ठीक है, अभी मैंने ना जूम भी इसका बड़ा किया, उसका जूम जरा 100 पे, ये 100 नॉर्मल जूम पे आ गया। ठीक है,
अच्छा, ये तो हमने क्या पढ़ लिया, IMG का जी टैग पढ़ लिया डिजिटल मार्केटिंग के लिए। बैठ जाए। अच्छा, IMG का टैग हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक वेबसाइट में, अभी मैंने सिर्फ टैग समझाया आपको, अब जरा इमेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स को भी समझते हैं। कुछ फैक्टर्स तो हमने समझे हैं बीच में, लेकिन कुछ चीजें और देखनी है हमने। गूगल हमें क्या रिकमेंड करता है आज की तारीख में? गूगल JPG फॉर्मेट को इतना वेट नहीं करता जितना ज्यादा वेट वो दूसरे फॉर्मेट को करता है। कौन से फॉर्मेट को गूगल ज्यादा वेट कर रहा है इस वक्त? ये मैं एक टर्म लिख रहा हूं, नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट। मैंने कोई फॉर्मेट नहीं बताया, हाँ मैंने कहा फॉर्मेट नहीं बताया, ये गूगल की एक बात बताई है कि गूगल ने एक फॉर्मेट को बोला हुआ है कि ये नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मोस्ट न्यूएस्ट एंड पॉपुलर फॉर्मेट, मतलब सबसे नया और पॉपुलर फॉर्मेट है, एंड दैट इज WebP। ठीक है, ये वाला जो इमेज फॉर्मेट है ये सबसे ज्यादा इस वक्त लेटेस्ट फॉर्मेट है। इवन अगर आप में से कोई ग्राफिक का स्टूडेंट हो और वो फोटोशॉप यूज करता हो, वो कोरेड्रा यूज करता हो, वो इलिस्ट्रेटर यूज करता हो और नए से नया वर्जन भी यूज करता हो, तो वहां पर भी आपको सेव एज में ये फॉर्मेट नहीं मिलेगा। ठीक है, WebP का फॉर्मेट आप किसी टूल से नहीं बना सकते हैं अभी तक की तारीख में, अभी तक ये सपोर्ट नहीं है किसी की भी। ये वाला जो इमेज फॉर्मेट है ये स्पेशली बनाया गया है ब्राउजर्स के लिए। कौन से ब्राउजर्स के लिए? इंटरनेट ब्राउजर्स के लिए। यानी अभी आप जो इमेज बनाते हो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी खोल सकते हैं, वो एक्सेल में भी खोल लेते हैं, वो पावर पॉइंट में भी खोल लेते हैं, वो डेस्कटॉप पे भी लगा लेते हैं, और वो इंटरनेट ब्राउजर पे भी चल जाता है। लेकिन ये वाला जो इमेज है, ये वाला इमेज स्पेशली डिजाइन किया गया है सिर्फ इंटरनेट ब्राउजर्स के लिए। यानी अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप इस इमेज को लाएंगे तो ये नहीं आएगा। इवन आपको ये लगेगा भी ऐसे जैसे ये HTML फाइल की शक्ल का होगा, हाँ, लेकिन डबल क्लिक करेंगे तो इंटरनेट ब्राउजर में तस्वीर आपको नजर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके फीचर्स को उन्होंने काफी सारा रिड्यूस किया ताकि ये ज्यादा अच्छा इमेज बन सके और ज्यादा क्विकली लोड हो सके। जब ये जल्दी लोड होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी वेबसाइट स्पीड अप हो जाएगी। मतलब मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उसके अंदर बहुत सारी तस्वीरें हैं और इसका जो साइज है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। इवन मैं कभी 800 किलोबाइट्स की फाइल को रिड्यूस करूं ना तो वो 80 किलोबाइट्स में भी आ जाते हैं। 800 किलोबाइट्स 80 किलोबाइट्स 80 पे आ जाते हैं, 800 वाले 80 पे आ जाते हैं। कितना सारा रिड्यूस हो गया। गूगल रिकमेंड करता है कि आपकी वेबसाइट पे रखे हुए इमेजेस बिटवीन 100, 200, 300 किलोबाइट से बड़े ना हो। अब एक वेबसाइट है जो कि तस्वीरों पर ही बेस करती है और उसके अंदर 1 MB या 2 MB या 800 किलोबाइट्स के 500, 1000, 2000 इमेजेस हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि फिर वेबसाइट तो स्लो चलेगी, वेबसाइट रिसोर्सेज भी यूज करेगी। ठीक है, और अगर हल्का सा भी इंटरनेट स्लो होगा तो वेबसाइट का रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं होगा। अब आपको पता लग गया होगा कि जब हम किसी वेबसाइट की SEO करते हैं तो इमेज को लेकर हमें क्या करना है। उसमें मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास वेबसाइट आई है, मैंने सबसे पहले तो देखा कि इसके ऊपर ऑलरेडी जो इमेजेस पड़े हुए हैं उनके फॉर्मेट्स क्या हैं। सबसे अच्छा फॉर्मेट मैंने बता दिया आपको, PNG है। इससे कंपैरेटिवली अगर मैं किसी और इमेज फॉर्मेट को कंसीडर करना चाहूं तो दैट इज ये WebP है, वो है PNG। WebP से पहले जो अच्छा फॉर्मेट था वो PNG था हमारे पास, और सबसे पुराना फॉर्मेट जो हमारे पास है वो JPG है। इसके अलावा GIF भी है, TIFF भी है, भाई बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अब आपने देख लिया कि हम 2 पे आकर रुके हैं कि हम अपने इमेजेस को WebP करेंगे या फिर PNG करेंगे और कंपैरेटिवली WebP करेंगे। मगर हम अपने फेविकॉन को WebP बिल्कुल नहीं करेंगे। जो मैंने पहले लेक्चर में शायद बताया था कि उसे PNG रखेंगे, क्योंकि WebP टाइटल बार में सपोर्ट नहीं करेगा। WebP वेबसाइट के कंटेंट में सपोर्ट करेगा। वेबसाइट का कंटेंट क्या होता है? बॉडी। कोई भी वेबसाइट खोलते हो, आप उसे रीड करते हो, तो जो बॉडी वाला पार्ट है उसको मैं कंटेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा Jio.tv, न्यूज आना शुरू हो गई, हमने पढ़ना शुरू कर दी। हम उसके सोर्स में नहीं गए, हम तो न्यूज पढ़ रहे हैं, जो भी उसकी बॉडी में लिखा हुआ है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस पर गूगल रिकमेंड कर रहा है कि क्या होनी चाहिए? WebP। WebP जब नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तो
तो आपको अगर मैं कंपेयर करूं कि कोडिंग वर्सेस सीएमएस, तो बहुत सारे सीएमएस डिटेल कॉन्ट जो वेबसाइट खुल के आप पढ़ रहे हो, तो पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पढ़ते हैं ना हम लोग, वो बॉडी है, ठीक है। तो शुरू में बहुत सारे सीएमएस जो थे वो इसको सपोर्ट ही नहीं करते थे, वेब पी को। मतलब यहां से हमें पता लग जाता है कि कोडिंग कितनी स्ट्रांग है। जैसे ही कोई नया स्टैंडर्ड आता है, कोडिंग के लिए कोई इशू नहीं होता, कोडिंग फौरी तौर पर उसे सपोर्ट कर सकती है। लेकिन अगर कोई नई चीज लाएगा गूगल, तो सीएमएस पहले उसे ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि उनके तो टेम्पलेट्स पहले से बने हुए हैं, उसके अंदर उसकी सपोर्ट नहीं है, तो उसकी सपोर्ट के लिए उसे टाइम लगेगा, तो उतनी ही देर में कुछ ना कुछ नया भी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यह भी पता लग गया, अब आपको दूसरी चीज भी पता लगी ना कि वेब पी करना है। एक वेबसाइट है, ठीक है ना, उसके अंदर बहुत सारे इमेजेस हैं। जब मैं एसईओ कर रहा हूं तो उसका एक पार्ट क्या है, इमेज एसईओ। इमेज एसईओ में आपने अभी कुछ समझ लिया ना क्या क्या करना है। नंबर 1 कुछ नेमिंग वाला पार्ट था, इमेज के नाम कीवर्ड फ्रेंडली करने हैं, इमेज के नामों में स्पेसेस को रिमूव करने हैं, और इमेज फॉर्मेट्स को मुझे वेब पी करना है, और इमेजेस को मुझे कंप्रेस करना है। ये कितनी सारी बातें बताई हैं मैंने। कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि भाई एक इमेज है, बहुत बड़ा है, 800 किलोबाइट्स का है, 1 MB का है, मुझे तो इतना बड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा गूगल, तो मैं इसे छोटा करना चाहता हूं। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया कि वेब पी को कोई एप्लीकेशन तो सपोर्ट कर नहीं रहा कि भाई आप इमेज लेकर जाएं और उसको वेब पी के तौर पर सेव कर लें। तो ये हम कैसे करेंगे, ये सारा काम हम ऑनलाइन टूल्स की मदद से करेंगे। कंप्रेशन कैसे करेंगे, ज़्यादा बेहतर टूल की मदद से हो जाएगी, नहीं तो फोटोशॉप में भी हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा अच्छा टूल बेहतर रहेगा, क्योंकि हर किसी को टूल अगर एप्लीकेशन नहीं आता तो वो कैसे करेगा फिर। तो ये सब काम करने के लिए हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। ये अभी हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन की सारी बातें कर रहे हैं, और उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन की जो बात की मैंने, ये अभी हम सब एक्सटर्नल फैक्टर्स देख रहे थे इमेज के। कोडिंग के अंदर जो फैक्टर्स देखे हैं वो ये वाले हैं। थोड़ा सा जूम छोटा करते हैं ताकि पढ़ा जाए हमसे। ये कोडिंग के अंदर फैक्टर्स देखें। कोडिंग के अंदर क्या फैक्टर था, आल्ट। कोडिंग के अंदर क्या फैक्टर था, टाइटल। कोडिंग के अंदर क्या फैक्टर था, विड्थ हाइट। ये कोडिंग के अंदर फैक्टर्स थे। वो जो फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। फाइल का नाम कैसा होगा, अभी ये टाइप हम चेंज करने लगे हैं इसकी। इधर है, इधर 741 किलोबाइट्स, हाँ इसके इस वक्त 741 किलोबाइट्स आ रहे हैं। दो काम करते हैं, दो चीजें देखते हैं ताकि आपको दोनों का पता लग जाए। सबसे पहले मैंने लिखा ऑनलाइन इमेज कंप्रेशन। अभी मैं वेब पे नहीं गया, हाँ काफी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं सामने हमारे। सबसे ऊपर आया इमेज रीसाइजर। क्या कहता है भाई, कहाँ है इमेज आपका, सिलेक्ट कर लें। अभी मैंने फॉर्मेट की बात नहीं की है, अभी मैं सिर्फ कंप्रेस करने की बात करूंगा। वो 700 किलोबाइट्स का मुझे छोटा करना है। ये कंप्रेशन हो रही है, कितना छोटा हुआ देखें, -60%, यानी उसने 60% साइज रिड्यूस कर दिया। चलें जी, कितना हो गया, 294 किलोबाइट्स पे आ गया, ठीक है। अबाउट 800 किलोबाइट्स था, 294 किलोबाइट्स पे आ गया। अच्छा अब एक काम और करते हैं। अब आपको ये पता लग गया कितने सारे टूल्स हैं इसमें, कोई मेरी एफर्ट कोई नहीं थी भाई, मेरी सिर्फ इतनी एफर्ट थी कि मुझे पता था कि यहाँ जाके करना है, उसके अलावा तो हमने कुछ नहीं किया, कोई डिजाइनिंग स्किल की भी जरूरत नहीं है, टूल्स को यूज कर लिया, ऑनलाइन टूल को। अब हम दूसरी बात करते हैं ऑनलाइन। अब ये जो हमारे पास इमेज है ये कौन सा है, इमेज हमारे पास कौन सा है, ये वाला जो अभी आया जेपीजी का, जेपीजी ही है ना, ठीक है। जेपीजी टू वेब पी, क्यों हमने तो वेब पी में लेकर जाना है ना।
कितने सारे आ गए हैं, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, पिक्सेलेट भी आ गया। चले पिक्सेलेट को यूज कर लेते हैं, मेरी चॉइस है, मैं जिसको मर्जी यूज करूं, आपको जो अच्छा लगेगा आप इसको यूज करें। मैं आमतौर पर इसी को यूज करता हूं, ठीक है, पिक्सेलेट को। कहां पर आया नया, डाउनलोड पे, ये है ना। आगे क्या आ गया, कन्वर्ट टू वेब, डाउनलोड। ये ट्रिक्स, ये टिप्स अगर आपको आती होंगी तो आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। चलें जी, इसने साइज में कोई खास फर्क नहीं डाला, उसके नहीं डाला ना। चलिए इसको जरा बंद कर देते हैं, मतलब ये भी 435 बढ़ गया इसका साइज, बल्कि यहाँ के बढ़ गया है ना। चलिए अब इधर आते हैं वापस, इधर आए जरा, ये इमेज कहाँ था वाला, HTML में था। अब मैं बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ यहीं पे था, इससे सेलेक्ट कर, अब मैंने कहा कन्वर्ट टू वेब भी। अब देखते हैं फिर कुछ और साइज भी लड़ाते हैं, सारी चीजों को आपने समझना है, उतना ही है। अभी भी 400 ही है ना, ठीक है। अच्छा अब हमें काम करते हैं JPG टू PNG, ठीक है। देख रहे हैं सब कुछ एक ही जगह पे मौजूद है। हाँ इस टूल के अंदर ही चाहें तो JPG को PNG बना लें, JPG को WebP बना लें, WebP को JPG बना लें, सारे टूल में ये चीजें मौजूद हैं। ये क्लियर क्यों, चलें जिससे देखते हैं क्या करता है इसके साथ। ये इमेज भी बड़ा था ना, आपने देखा था ना, 2048 पिक्सेल्स वाला इमेज था। इसको अगर मैं 800 पे लेकर जाऊंगा तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स देगा, छोटे रिजल्ट्स देगा। जी अब क्या होगा जरा देखें, हाँ अब देखें बड़ा हो गया। तो अब हमें ये हमने देखना है कि हम कहाँ पे फाल कर रहे हैं, मैं इसको कितना रिड्यूस कर सकता हूँ। अभी मुझे पता लग गया कि भैया 2048 का था ना, सो मैंने पहले क्या किया, इसको हम क्या रिकमेंड करते हैं स्केयर के लिए, 1080। पहले मैंने इसको 800 कर लिया, 900 कर लिया, फिर मैंने ये सारी कन्वर्जन इस पर अप्लाई की, और फिर ये छोटा भी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमें पता लग गया कि हमने इमेजेस को कैसे कन्वर्ट करना है, यानी छोटे करने हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास वेबसाइट आई है, अगर उसकी एक एक इमेज 1 MB की है, तो जब मैं ये वाला टूल उस पर अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि वो कितने सारे रिड्यूस होते जाएंगे। और फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जिसको स्केयर में रखा हुआ 2048 पिक्सेल्स में, तो मैं अगर उसको 900 पिक्सेल्स में लाऊंगा तो पिक्सल क्वालिटी का फर्क नहीं आएगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन ध्यान में आता है कि भाई क्वालिटी का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। सो गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि भाई मोबाइल, मैं आपकी सब चीजों को मोबाइल पर देखूंगा। अब आप मुझे बताएंगे अगर कोई पिक्चर मोबाइल पे खुलेगी पिक्सेल्स में, वैसे डेस्कटॉप पे भी नहीं आएगा, फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बहुत डीप जाकर देखेगा, देखिए किसी ने आपकी वेबसाइट पे इस तरह तो नहीं करना ना भाई, बड़ा करके देखना, एक एक पिक्सल को तो चेक नहीं करेगा कि तस्वीर अच्छी है कि बुरी है। उसने मोबाइल पे खोलना है, उसको तस्वीर नजर आनी है, उसका काम खत्म हो गया। तो गूगल क्या कहता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। अगर वो मोबाइल फ्रेंडली हो गई तो डेस्कटॉप फ्रेंडली ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आप सिर्फ डेस्कटॉप फ्रेंडली वेबसाइट बनाएंगे तो डेस्कटॉप यूजर्स तो बहुत कम है, ज्यादा यूजर्स तो मोबाइल यूजर्स हैं। सो कहते हैं आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बना लें, डेस्कटॉप फ्रेंडली मैं खुद ही कर दूंगा उसको, क्योंकि मोबाइल फ्रेंडली में वो सारे फीचर्स हैं जो डेस्कटॉप के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे जहन में ये आ रहा हो कि भाई ये क्या किया मैंने, ये तो पिक्सेल्स खराब हो गए हैं, हाँ, तो आप इसे अपनी तसल्ली के लिए मोबाइल पर देखें, क्योंकि लोगों ने आपकी वेबसाइट को मोबाइल पर देखना है। लेकिन पिक्सेल्स में फर्क
नहीं आएगा। अभी मैंने किया है तो दोनों की तस्वीर क्वालिटी एक जैसी ही नजर आ रही होगी हमें, ठीक है। ये थी हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये सारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन हम रूटीन में करते हैं, और ये जो टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये फ्री टूल है। अब अगर कोई बंदा इस फ्री टूल में जाकर, भाई अभी तो हम फ्री यूज कर रहे हैं ना इसको, और अगर नहीं छोटा हो रहा इमेज पहली बारी में, तो आपने देखा ना मैंने क्या टिप दी आपको, क्या किया पहला। वैसे तो मैंने क्या कहा था कि इसको वेब पी करना है, यही कहा था, लेकिन टिप क्या थी इसमें कि भाई ज्यादा छोटा नहीं हो रहा। एक तो था कि उसके पिक्सल छोटे करो, नंबर 1। नंबर 2 क्या था, उसे पहले कंप्रेस कर लो। जब उसे कंप्रेस कर लेंगे तो वो वैसे ही छोटा हो जाएगा, और उसके बाद आप उसको वेब पी पे कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और गूगल रिकमेंड करता है वेब पी के इमेजेस को, गूगल सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन देता है वेब पी के इमेजेस को। इवन अब शॉपिफाई जो है, शॉपिफाई के अंदर जो वेबसाइट्स बनी होती हैं उसके इमेजेस ऑटो वेब पी बनाता है वो, इसलिए कि उसने भी अपने अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशन पहले से फीड की हुई है ना। एक्चुअली तो शॉपिफाई को किस दिन चेक कीजिएगा, नाम का ही शॉपिफाई है, हाँ शायद मैंने दिखाया था आपको, नाम का शॉपिफाई है, काम का वर्डप्रेस ही है। CMS डिटेक्ट लिख के किसी भी शॉपिफाई की वेबसाइट को खोल कर देखें, वो आपको कहेगा कि पूछें इसे इसमें शॉपिफाई कितनी है। फिर आप किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट को खोल कर देखें और देखें उसमें शॉपिफाई कितनी है, एग्जैक्टली एक जितनी होगी। जितनी शॉपिफाई का यूज वर्डप्रेस की वेबसाइट में होगा उतना ही शॉपिफाई का यूज एक शॉपिफाई की वेबसाइट पे भी होगा। वो सिर्फ उन्होंने होस्ट की हुई है अपने पास, एक्चुअली वो वर्डप्रेस में ही बनी हुई एक वेबसाइट है, लेकिन उसको उन्होंने कुछ बेहतर कर दिया। शॉपिफाई ने उस टेम्पलेट में कुछ बेहतरियां कर दी हैं, अदरवाइज वो वर्डप्रेस है। आप किसी शॉपिफाई की वेबसाइट को खोलो फिर किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट को खोलो, दोनों की डिस्क्रिप्शन एक जैसी आएगी। कहां पर, CMS डिटेक्ट के अंदर। जब आप CMS डिटेक्ट यूज करेंगे, पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस की है, और आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट देखो जो शॉपिफाई में बनी हो, दराज नहीं बनी हुई शॉपिफाई में, दराज शॉपिफाई को CMS को बिल्कुल कंसीडर नहीं करता। हाँ, कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म CMS को कंसीडर नहीं करता, सब लोग कोडिंग को कंसीडर करते हैं। लेकिन स्टार्टअप के लिए ये अच्छी ऑप्शन होती है कि आप किसी CMS पे चले जाओ लो पैकेज में, मगर शॉपिफाई लो पैकेज नहीं है, शॉपिफाई हाई पैकेज है, वर्डप्रेस लो पैकेज है। अगर आप वर्डप्रेस पे जाओगे तो ये लो पैकेज वेबसाइट है। उसकी वजह क्या है कि वर्डप्रेस डेवलपर ने आपको वेबसाइट बनानी है और आपको हैंडओवर कर देनी है। शॉपिफाई ने आपको वेबसाइट बनाकर हैंडओवर नहीं करनी है, आपसे किराया लेना है। उसने कहना हाँ भाई ये हमारी वेबसाइट है, साल के इतने पैसे लूंगा, 6 साल तक चलती रहेगी। 7वें साल अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करोगे तो आपके पास शॉपिफाई का इंटरफेस गया। वर्डप्रेस में बनी हुई वेबसाइट 4 महीने के बाद जब वो आपकी ऑनरशिप में आ गई तो आपकी है। उसको होस्ट करने के लिए आपको स्पेस खरीदनी पड़ेगी, मगर उस वर्डप्रेस की वेबसाइट पे किसी का हक नहीं है, क्योंकि वो आपने डेवलपर से बाय कर ली हुई है, जबकि शॉपिफाई आप बाय नहीं करते हो, ठीक है। तो ये हमने सारी चीजें कर ली हैं आज, SEO को भी कर लिया, सॉरी इमेज ऑप्टिमाइजेशन को भी कर लिया, और इसके अंदर इमेज ही इमेज है भाई। जरा चेक करें कितने इमेज हैं, ताकि आपको पता लगे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हम करते क्या हैं। कोड में जाए, Ctrl F। भाई कैसे पता लगेगा मुझे इसमें कितने इमेजेस हैं, शाबाश। हाँ जी, हम ना IMG के टैग को टाइप कर देते हैं ना। चलो बता दिया उसने इसमें कितने, होम पेज पे कितने इमेजेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरे पास वेबसाइट SEO के लिए आएगी तो मुझे इन इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है। अब आपको पता लगे आज लेक्चर के शुरू से लेकर आखिर तक मैंने सिर्फ इमेज ऑप्टिमाइजेशन बताई है। ये सारा काम होगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं किसी के वेबसाइट के कंटेंट को बिल्कुल मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं। आपने नोट किया होगा मैंने एक चीज भी चेंज नहीं की, वही तस्वीर थी, उसी तस्वीर को यूज किया, साइज को भी नहीं मैंने छोटा करना। अगर साइज मुझे लगेगा कि बड़े साइजेस हैं तो मैं उनके डेवलपर को कहूंगा कि भैया क्यों आपने 2K के इमेजेस क्यों बनाए हुए हैं, इनकी कोई खास रिक्वायरमेंट है। आप चाह तो रहे कि वेबसाइट की सेल, देखिए सेल कहां से आनी है, आपको मोबाइल से आनी है, लैपटॉप से सेल नहीं आनी, डेस्कटॉप से भी सेल नहीं आनी। जो भी सेल की इंटेंशन से आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा वो मोबाइल यूजर होगा, वो लैपटॉप यूजर हो ही नहीं सकता। रिसर्च ये कहती है कि वो लैपटॉप यूजर नहीं हो सकता। मोर देन 70-80% लोग आपको मोबाइल पर देखते हैं, और जो बाकी के लोग हैं
वो सीरियस बायर्स नहीं होते हैं जो आपको लैपटॉप है। जैसे मैं अभी लैपटॉप पे लेक्चर दे रहा हूँ आपको, तो मैं बायर तो नहीं हूँ ना अगर मैं किसी वेबसाइट को बार बार खुलवाऊंगा, ठीक है। तो जो बायर सीरियस है वो हमेशा आपको मोबाइल से देखेगा। तो हमें मोबाइल के लिए सारी चीज़ों को सेट करना है, ठीक है। चलिए, हमने काफ़ी सारे टैग्स को देख लिया। इंशाल्लाह अगली क्लास में एक आधा टैग और देख के हम अगले फेज की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स आज न्यू आए हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ कि उन्होंने क्या करना है, कैसे वो मैनेज कर सकते हैं इस क्लास को।